यस। आप सभी को नमस्कार। मैं हूं पुष्पेंद्र मिश्रा सफलता टॉक से। सफलता टॉक मास्टर सेशन में हम आज एक नए टॉपिक के साथ शामिल हुए। करंट एजुकेशन सिस्टम पे आज हमसे बात करने वाले द फेमस इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड उद्यमी शिव खेड़ा। तो शिव खेड़ा जी के बारे में मैं दो बातें बताना चाहूँगा उनके बारे में। सर फाउंडर हैं क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम यूएसए के 2000 सन से अभी तक, और फाउंडर हैं कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन के 2000 से अब तक। और कंट्री फर्स्ट का उद्देश्य है शिक्षा और न्याय के माध्यम से स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। सर को लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। रोटरी क्लब द्वारा आपको सेटेंशियल वेकेशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया। स्पीकर के रूप में आपको 1 लाख से ज्यादा लोग प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, सुना तो लाखों करोड़ों लोगों ने है, और किताबें भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हैं। आपके द्वारा लिविंग विद ऑनर, फ्रीडम इज नॉट फ्री, यू कैन सेल, यू कैन विन समेत अब तक 16 से अधिक किताबें लिखी गई हैं, जिसमें यू कैन विन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक ख्याति प्राप्त किताब बनी हुई है। 21 भाषाओं में इसकी 8 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। मिस्टर शिव खेड़ा जी, आपका सफलता टॉक प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भैया पुष्पेंद्र जी, थैंक यू। नमस्कार मेरा ये पुष्पेंद्र के साथ मैं अरविंद जोशी, आई एम द चीफ मेंटर विद safalta.com, so the two of us will be talking to you and helping build a bridge between our audiences and you. So पुष्पेंद्र जी, आप आरंभ कीजिए, आपके कुछ खासा सवाल थे मेरा साहब के लिए। सर मेरा पहला सवाल है कि सफलता टॉक पर जो स्टूडेंट मौजूद हैं आपको सुनने के लिए, वो आपके लेखक बनने की कहानी जानना चाहते हैं। धनबाद झारखंड से निकलकर ड्यू के श्री राम कॉलेज, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, और फिर इंटरनेशनल स्तर पर इस तरह से एक जाना पहचान नाम बन गए हैं आप। तो आपने प्रेरक लेखों से, अपनी किताबों से, प्रेरक भाषणों से कई लाख लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो बहुत बड़ी बात है ये। सर आपकी कहानी आपकी जुबानी, ओवर टू यू सर। अच्छा चलिए ठीक है। ये बहुत जगह पर मैं अपनी लाइफ के बारे में बोल चुका हूँ, इसलिए हो सकता है काफी कुछ रेपिटेशन हो जाए, तो क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं, प्लीज। मैं एक बिजनेस परिवार से हूँ। हम लोग की कोल माइंस थी और तकरीबन 800,000 लोग हमारे यहाँ काम करते थे, और सरकार ने उनको नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। तो उसके बाद हम सड़क पे चले आए। तो सड़क का मतलब सड़क होता है, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी कॉलेज के बाद मेरे, और हमारे पास लाइबिलिटीज रह गई थी, एसेट सब सरकार ने ले लिया था हम लोगों का। और माइंस भी जो थी मैंने विरासत में मिली थी मुझे, मैंने क्रिएट नहीं की थी। तो उसके बाद आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली एंड आई रिमेम्बर माय डॉटर वाज बोर्न। तो मैंने अपनी मदर की कुछ लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी बेच के, दूध के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास उस दिन, सो आई स्टार्टेड दैट वे। और उसके बाद मैंने तीन काम करने की कोशिश की बिना पैसे के, वो तीनों में फेल हो गया साहब। और उसके बाद मैंने फैसला किया, आई लेफ्ट इंडिया नवंबर 30, 1975। अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिर्फ यही है कि मैं बीकॉम 3rd डिवीजन फेल इन माय 10th, 10वीं में फेल हो गया था साहब। और मुझे याद है कि 8वीं क्लास में तकरीबन 6-7 सब्जेक्ट्स में से मैं सभी में फेल हो गया एक्सेप्ट 1। सो मेरे प्रिंसिपल ने बुला के मुझे कहा कि बेटा तुम एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और दूसरा 28 बच्चों में से मेरा 27वां नंबर था, क्योंकि 28वां एब्सेंट था। दिस वाज माय एकेडमिक्स। अभी भी मेरे पास रिपोर्ट कार्ड पड़ी हुई है। लेकिन उन दिनों अरविंद जी क्या होता था कि लड़कों को साइंस लेनी होती थी, कुछ चूज करना होता था ना। हाई सेकेंडरी में लड़के साइंस लेते थे, लड़कियां आर्ट्स लेती थी। तो अब हमारे को तो पढ़ाई वढ़ाई का कुछ नहीं था, तो प्रिंसिपल ने रिजेक्ट कर दिया कि इसको साइंस वाइंस नहीं आएगी, तंग करेगा वहां पर बैठ के। वही हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जाकर रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे साइंस में डाल दिया, और साइंस में बैठ के तब वो जो बोले थे प्रिंसिपल साहब वही करता था मैं। केमिस्ट्री क्लास में टेस्ट ट्यूब लेके उसमें 2 चीजें मिला के पटाखे बजाता था, और वो यही काम किया मैंने सारा।
कुछ नहीं किया साहब, और यही करते 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 10वीं में फेल हो गया साहब। अब फेल हो गया तो 10वीं में अब दोबारा फेल नहीं ना हो सकता था, 3-3 साल तो नहीं लगा सकते ना। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मेरे को अब 2 हफ्ते रह गए हैं, 4 हफ्ते रह गए हैं फाइनल एग्जाम्स के 10वीं के, अगले साल हायर सेकेंडरी है, तो मुझे आर्ट्स में डलवा दो। तो बोले आर्ट्स में 3 साल का कोर्स तुम 3 हफ्ते में कैसे कंप्लीट कर लोगे साहब। खैर एनीवे, बहुत हाथ जोड़ के मेरे मदर गए उनके पास, कपूर साहब के पास, प्रिंसिपल साहब के, कि आप इनको आर्ट्स में डाल दीजिए। तो वो कहता है मेरे पेरेंट्स को कि मिसेस खेरा, हम 3 साल का कोर्स 10वीं तक खत्म कर लेते हैं, 11वीं में सिर्फ रिवाइज करते हैं, तो इसको डाल देंगे, ये पूरे स्कूल का रिजल्ट गिरा देगा, सारा स्कूल का रिजल्ट खराब कर देगा ये। फिर मैंने कहा मेरे को आर्ट्स में डालो, क्योंकि केमिस्ट्री तो आती नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। तो फिर हाथ जोड़ के बहुत मुश्किल से मेरे प्रिंसिपल ने माना कि भाई ठीक है, इनको बैठा देते हैं। तो साहब वो 4 हफ्ते हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, तो लुढ़कते लुढ़कते 11वीं में चले गए वहां पर। तब टीचर के पास गए, हाथ पांव जोड़े, उनका सर पेपर बता दो। बोले पेपर में थोड़ी बताएंगे आपको, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। मैंने कहा सर 3-3 साल 4-4 साल कैसे फेल हो जाएंगे, पेपर बता दीजिए, आपने पेपर बनाया है। बोले नहीं नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ। अल्टीमेटली वहां पे 1-2 टीचर ने बताया कि ठीक है, अब 10 सवाल में से 5 आ जाएंगे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। एनीवे सब 11वीं में पहुंच गए। अब 11वीं में फिर वही ड्रामा था, हम स्कूल से भाग जाते थे दीवार छान के, रफ्तारा सिंह की पिक्चरें देखा करते थे। और अल्टीमेटली जब सिर्फ 8 हफ्ते रह गए, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, उनके अंकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो वो मेरा अच्छा खास दोस्त था। मैंने कहा यार अब फिर फेल होने का चांस नहीं है, कुछ पढ़ाई कर लो यार। तो तो सर वो 4-6 हफ्ते हम लोगों ने खूब पढ़ाई करी, ईमानदारी से एकदम, सारी रात दिन एक किया सर। करने के बाद हमने इम्तिहान दिया हायर सेकेंडरी के, और डर लगता था कि जाके रिजल्ट देखें कि कहीं फेल में ना हो जाए हम लोग, यही था। 2 महीने के बाद रिजल्ट लगते थे, तो हम दोनों गए वहां पे, जाके नीचे से शुरू किया, जिसकी कंपाउंड किसमें वो होती है, वो आते हैं कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट, हमने वहां से शुरू किया। मैंने कहा नाम नहीं है यार इसमें, यहाँ पर गड़बड़ है। फिर 3rd डिवीजन में सारा घूमना देखना शुरू किया, 3rd डिवीजन में नाम नहीं था सब हमारा। तब फिर हमने कहा भाई देख लेते हैं 2nd डिवीजन, तो पूरा घूम के देखा, 2nd डिवीजन में नाम नहीं था। तो 2nd डिवीजन में जब नाम नहीं था, तब हम दोनों उठ के वहां से चले गए। मैंने कहा भाई अब फेल हो गए, खत्म हो गया। तो जब मैं वहां पर गेट पहुंचा ना, तो पीछे एक और क्लासमेट था वहां पे, उसने आवाज लगाई कि भैया तू आके देख, भाई रिजल्ट देखा है। मैंने कहा देख लिया यार, फेल हो गया मैं। कहता नहीं 1st डिवीजन देखा है। तो सर 1st डिवीजन जाके देखा, 3 आदमी, सिर्फ 3 लोगों की 1st डिवीजन थी, उनमें देखना मेरा भी था उसमें। क्या बात। तो मैं ये अपनी जो लाइफ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि देखिए 1 साल पहले मैं वही क्लास रिपीट कर रहा था, 1 साल के बाद बोर्ड में only 3 people got 1st डिवीजन, I was one of them। तो बात यह है कि जहां पर दिमाग दिल लग जाता है, तो आदमी वहां से काम करता है। एंड खैर इंडिया छोड़ के मैं जब गया, माइंस नेशनलाइज होने के बाद कनाडा चला गया, और मैंने फिर वहां पे बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियां साफ करता था। 1.5 साल गाड़ियां साफ की वहां मैंने जाके। In Canada? जी जी, इन कनाडा आई वाज वॉशिंग कार्स इन टोरंटो। तो वहां से totally by accident I got into selling life insurance। और अरविंद जी, in my opinion, that was the best thing that ever happened to me in my life, was getting into selling life insurance. You know why? Why? Because life insurance बेचना जो है, it is a rejection business। आप 20 आदमी को मिलते हो, 19 रिजेक्ट कर देते हैं आपको, 20 में से 19 रिजेक्ट कर देंगे आपको, मिल जाएगा, बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अब 19 बारी आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, आदमी का मोटिवेशन एकदम गिर जाता है साहब। And people quit and they pack and they leave the industry। तो मेरा वही हाल था, 3 महीने मैंने कोशिश की बेचने की, तो साहब कुछ नहीं हुआ। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बुला के बोला कि भैया मैं 35 साल से लाइफ इंश्योरेंस में हूं एज ए मैनेजर,
मैंने देखा है कुछ लोगों को बहुत स्लो स्टार्ट करते हुए, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट, आई एम अ बीकॉम थर्ड डिवीजन फेल्ड इन 10th। तो आई हैव अ हैंडीकैप, तुम परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से? तो साहब उस दिन उस आदमी ने बहुत कड़क के मेरे साथ बात की, जोशी जी। मेरे को कहता है यू शट अप एंड लिसन टू मी, बहुत जोर से बोला साहब, यू ओल्ड स्कूल पर्सन है। एंड वो गुस्सा नहीं था, इट वॉज कंसर्न। देखो जिस आदमी को तकलीफ होती है ना, वो बोलता है। एंड मेरे को कहता है कि यू डोंट हैव अ हैंडीकैप, यू हैव अ बैड एटीट्यूड, तुम्हारा नजरिया खराब है जिंदगी में। और कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने परिवारों की जिंदगी भी बर्बाद करते हो। एंड कहता है जानते हो हु हैज अ हैंडीकैप इन लाइफ? द डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट, उन सबको हैंडीकैप है साहब। मैंने कहा ये तो सुना नहीं कभी आपने। मैंने बोले साहब आप देखिए दुनिया भर में ए डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट, दे ऑल हैव चोजन द फील्ड, इन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है और फंसे पड़े हैं साहब। वो हम सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, फंसे पड़े हैं। मेरे को कहता है कि तुमने अपना क्षेत्र नहीं चुना है, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया खाली पड़ी है, ओपन, द वर्ल्ड इज ओपन टू यू। मैंने कहा भैया ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो मेरे को कहता है अब तेरी काम से, यहां से, नौकरी से छुट्टी हो गई, अब तू जा यहां से, तेरे पास टाइम ही टाइम है सोचने का। तो साहब मैं उस दिन वहां से दफ्तर से निकला 45 साल पहले। उस शाम को डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीली जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उनका प्रोग्राम चल रहा था वहां पे। तो मैं भी चला गया, 1000 आदमी थे, मैं भी बैठ गया वहां पर। डॉक्टर पील आए, उन्होंने सबको एकदम देखा नजर घुमा के, और बोलते हैं लगता है आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, आप लोग बहुत शांत बैठे हो। पूछने लगे किसी को कोई समस्या है? तो किसको नहीं है, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। डॉक्टर पील बोले कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था मैंने देखा एक जगह पर कुछ लोग इतने रिलैक्स्ड वहां पर लेटे पड़े हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले 200 गज दूर यहां से एक शमशान घाट है। बताइए। वहां पर एकदम निश्चिंत लोग रिलैक्स पड़े हुए हैं, कंफर्टेबल, उनको कोई समस्या ही नहीं है। समस्या ही नहीं। तब उन्होंने पूछा सबसे कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, सबने हाथ जेब में डाल लिया। तब डॉक्टर पीर बोले याद रखना समस्या एक जीवन का प्रतीक है। बिल्कुल भैया जब तक हम जिंदा रहेंगे समस्या रहेगी, जब समस्या ही नहीं रहेगी हम ही नहीं रहेंगे। और जब समस्या कम होने लगे याद रखना खतरे की घंटी बज रही है, ऊपर बुलाने वाला हो गया। तो उस टाइम अपने घुटनों पर बैठ जाना और भरमार से प्रार्थना करना, भरोसा छोड़ दिया कुछ समस्या भेज दो भाई। तो डॉक्टर पील ने उस दिन एक प्रार्थना दी जो कि मेरे हिसाब से एक जीवन का निचोड़ है। मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा। इट इज द क्रक्स ऑफ लाइफ, इसको कहते हैं इट्स सेरेनिटी प्रेयर। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। साहब मैं पिछले 45 साल से घर से निकलने से पहले ये प्रार्थना करके निकलता हूं, और अगर इस प्रार्थना को एनालाइज कीजिए, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। अब सवाल ये है, क्या हर चीज हमारे हाथ में है? क्या हर चीज को हम तोड़ मरोड़ घुमा फिरा के सूट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए? आंसर इज नो। कौन सी चीज हमारे हाथ से बाहर भी है? जैसे कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना। मैं कहां पैदा हुआ ये मेरा फैसला थोड़ी था, ना आपका था।
मेरा कद क्या है और हाइट क्या है और रंग क्या है, इसका फैसला हमारा थोड़ी है। कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं भाई, अच्छे लोगों के साथ बुरे हाथ से भी होते हैं, क्या गलती की उन्होंने, इसके जवाब नहीं है सब हर चीज का। बोले जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो बदल नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, एंड दे बिकम अनप्रोडक्टिव एंड पैरालाइज्ड एंड डू नथिंग। तो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। तो साहब, जब मैंने अपनी किताब लिखी, एक नई किताब आई है, यू कैन अचीव मोर, और सफल बने, तो मैंने इसी सोच को लेकर 2 कदम आगे बढ़ गया। तो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। इन बातों में टकराव लगता है लेकिन है नहीं। जिंदगी एक फैसला कैसे है साहब, मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं अगर एक्सरसाइज करता हूं रोज तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। क्या और बात। मैं अगर जरूरत से ज्यादा खाना खाता हूं तो मैंने फैसला किया मोटापे को बुलाने के लिए। और देखिए, मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, जिंदगी एक बहुत बड़ा फैसला है। अब जरूरी चीज ये है, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं उसके बाद हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है साहब। क्या बात। ट्रू। ठीक? बिल्कुल। अब जिंदगी एक समझौता कैसे है? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला जरूर कर सकते हैं। अब अक्सर मेरे साथ खास तौर पे प्रेस वाले पूछते हैं कि साहब जो लोग अच्छे काम करते हैं, जी। जो जो लोग सफल होते हैं, क्या गलतियां नहीं करते? और जो लोग असफल होते हैं, क्या वो अच्छे काम नहीं करते? मेरा जवाब ये है कि जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां करते हैं, लेकिन याद रखिए, गलती को एक बारी करने से कोई इंसान असफल नहीं हुआ, अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद इंसान असफल हुआ है। और सिमिलरली, अच्छा काम कभी कभार एक बारी करने से इंसान सफल नहीं हो जाता, वही अच्छे काम को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल होता है। तो इसी को कहते हैं व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज फेलियर। Series of positive decisions in life is called success, and series of negative decisions in life is called failure, and that's about it. Amazing. तो सब उसके बाद ये जो डॉक्टर पी का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मैं अपने मैनेजर के पास वापस गया और मैंने उसको बोला कि भैया मेरे को एक मौका और दे दो। मैंने कहा अगर आप मुझे आज निकाल दोगे यहां से, मेरे को मालूम नहीं है कहां जाऊंगा, आई डोंट नो वेयर टू गो, एंड द ओनली प्लेस आई नो वेयर टू गो इज गो बैक टू वॉशिंग कार्स, और मैं वो करना नहीं चाहता। एंड मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, और मैंने उसको बोला कि मैंने कहा जो आई मेक वन कमिटमेंट टू यू, आई विल नॉट लेट यू डाउन बिकॉज ऑफ माई एफर्ट। याद रखिएगा, मेरी मेहनत की वजह से आपको कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे को कहता है शिव, ये तुम्हारी छोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी चीज कहता है कि मैं तब तुम्हारे को यहां रहने दूंगा अगर तुम कमिटमेंट मेरे साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ करो, तब मैं रहने दूंगा। तो साहब उस दिन मैंने कमिटमेंट की और उसने कागज विड्रॉ कर लिए, और उस साल मैं गया, मैंने $1 मिलियन की इंश्योरेंस बेची सर। क्या बात। नेक्स्ट ईयर $3 मिलियन की इंश्योरेंस, उसके बाद $5 मिलियन। आई मूव्ड ऑन टू द यूएस। 3 बिजनेसेस में मैंने अपना काम शुरू किया।
मैंने एक कंपनी 1984 में खरीदी, कैलिफोर्निया की कंपनी खरीदी, उनका न्यू जर्सी ऑपरेशन शुरू किया, नो क्लाइंट्स, और मैंने अपनी कंपनी बेची 500 क्लाइंट्स फॉर अ डिसेंट सम। अब मैं अपनी जिंदगी क्यों शेयर कर रहा हूं आपके साथ? इस वजह से कि मैं सारी जिंदगी फेल होता चला गया और सारी दुनिया को दोषी ठहराया अपने फेलियर के लिए। ये नहीं समझा कि मैं ही अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही था। नथिंग चेंज आउटसाइड, बाहर कोई बदलाव नहीं आया, यहां के अंदर कोई बदलाव आया और मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। नंबर टू, जब मेरे मैनेजर ने मुझे कहा यू शट अप एंड लिसन टू मी, अब उससे मेरे को एक बात समझ में आई कि कभी कभी जिंदगी में यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। कभी कभी कठोर बनना पड़ता है दूसरे को भला करने के लिए। रिपीट करता हूं साहब, समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। और तीसरी चीज, हमारी सब अपॉइंटमेंट्स एक हफ्ता पहले होती थी, एंड मैंने एक चीज सीखी कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट एक हफ्ता पहले नहीं होगी एडवांस में, एंड इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लेट मी सी व्हाट आई हैव टू डू टुडे, यू आर अनएम्प्लॉयड विद अ जॉब। यू आर अनएम्प्लॉयड विद अ जॉब। मैं हर साल प्रॉबली 1 लाख 2 लाख लोगों को एड्रेस करता हूं हर साल, एंड what I have found is 90% people, they don't have appointments made 1 week in advance. उनकी मालूम ही नहीं है साहब। साहब आप कैसे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे जब आपका डेस्टिनेशन ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है कोई आपका। और दूसरी चीज थी जोशी जी कि आई वॉज ऑन 100% कमीशन। लाइफ इंश्योरेंस बेचते थे सर, नहीं बेचते थे तो पैसे नहीं मिलते थे और पैसे थे नहीं हमारे पास। 100% कमीशन। लेकिन मैंने देखा वहां पे कुछ लोग को तनख्वाह मिलती थी लेकिन वो काम नहीं करते थे। राइट। तो तब 45 साल पहले जोशी जी मैंने ये फर्क सीखा, पैसा कमाने में और पैसा बनाने में बहुत फर्क होता है। इसी बिग डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी वर्सेस अर्निंग मनी। मेकिंग मनी इज क्रिमिनल, अर्निंग मनी स्पिरिचुअल। पैसा बनाना चोरी है, पैसा कमाना ईमानदारी है। फर्क क्या है? फर्क ये है, व्हेन यू अर्न मनी, जब आप कमाते हो, यू पुट एनर्जी एंड एथिक्स बिहाइंड इट। डोंट ऑफ अस जोशी जी, यू पुट योर एनर्जी एंड एथिक्स बिहाइंड इट। उसको कमाना कहते हैं साहब। और दुख की बात यह है, आज ज्यादा लोग पैसे कमाना बनाना चाहते हैं, कमाना नहीं। आप देखिए, many studies have been done, conducted in the US, in global studies. 63% of people जो काम पे जाते हैं, they are disengaged, काम नहीं करते साहब अपना। और an additional 24% are actively disengaged, वो दूसरों को भी काम नहीं करने देते। का मतलब सिर्फ 13% लोग जो काम पे जाते हैं ईमानदारी से काम करते हैं। only 13% of people who go to work actually do work. और उसी स्टडी ने एक और बताया था कि आज विद द सोशल मीडिया द वे इट इज, लोग जो काम करने जाते हैं, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स दे स्पेंड 2 to 3 hours पर डे ऑन द पर्सनल सोशल मीडिया। बताइए क्या इसी के पैसे हमको मिलते हैं? नहीं। जब कोई आपका बटुआ चुरा ले, आप क्या कहते हैं उसको? चोर। जब हम लोग ये सब ऐसे काम करते हैं, हम भी क्या है? चोर ही है ना। चोर। साहब आज की तारीख में हमारे को दोबारा से रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा बेसिक्स। सी, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। So we have to reevaluate our values. तो जिंदगी तो बहुत लंबी हुई आगे से। फिर वहां से मैं सिंगापुर, मैंने एक नया ऑफिस खोला, और ऑफिस खोलने में मेरे को, मैंने कंपनी बेच दी अपनी,
जो मैं सोच रहा था कि बिजनेस एकदम ऊपर उठेगा, नहीं उठा, और मेरे पे कर्जे चढ़ गए, शुरू हो गए, फिर आई वेंट इनटू बिग लॉसेस, एंड फिर परमात्मा ने मेहनत करने के दोबारा से शुरू किया। मैंने इंडिया में ऑफिस खोला 93 94 में, Yeah, I remember that. और उसके बाद विद गॉड्स ग्रेस जो भी हुआ, आई वॉज एबल टू मैनेज प्रॉपरली वेल। लेकिन फिर एक नया हमारे को एक चैलेंज आया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया पॉलिटिक्स में, तो उसके अंदर मेरा एकदम पूरा टाइम निकल गया, पैसे निकल गए, एंड आई वेंट इनटू मेजर डेट्स। मेरे पे कर्ज चढ़ने शुरू गए, करोड़ों रुपए के कर्ज शुरू हो गए, और यहां तक कि मेरा मकान वगैरह सब, एवरीथिंग वाज मॉर्गेज, गिरवी पे, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे ईएमआई रन करने के लिए। इवेंचुअली आई रिजाइन फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी, एंड दोबारा से फिर से मैंने जिंदगी शुरू की, एंड स्टार्ट मूविंग ऑन फ्रॉम देयर। और जब मेरी किताब छपने वाली थी, तब मैंने 100 पब्लिशर्स को अप्लाई किया टू पब्लिश। 100 पब्लिशर्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया सर। Oh dear. दैट्स राइट। उसके बाद कहीं पर जाके किताब मेरी छपी और आगे बढ़ी, और आज की तारीख में करोड़ से ऊपर हमारी किताब बिक चुकी है, जिसकी हमको रॉयल्टी मिल चुकी है। लेकिन जो अनऑफिशियल पायरेटेड वर्जन है, Would have been much more. 500 million is the number. I'm not sure. Numbers It's a are sensitive. compliment to you only. It In is. fact, the fact that pirated copies are selling, it's a compliment to you. That's right. That's right. So, chaliye, this is what the life has been. It has been a roller coaster. Don't get me wrong. It has been a roller coaster. But ठीक है, I don't have regrets. There are many things. If I have the rewind button, I'll do differently. But anyway, those are all I could have, what I should have. Those are cannot So, be those things in life. Khera sir, you just this narrative that you took us through and allowed us to see through your eyes what you experienced. It all has made us taken us to a completely different level. In terms of thought. बड़े मेरा ख्याल है मैं तो काफी भाव विभोर हो गया. But since we've also promised our audiences that we'll be having a discussion around the prevalent current education system, etc. So I will beg forgiveness and lead you to a question that I was very keen to ask and get your insights on. Please. So, प्रश्न मेरा ये है sir, that what do you think, because there's so much conversation today around education system, people are trying to reshape it, etc. So the question is, what do you think is the job of an effective education system? That's part A of the question. What is it supposed to do? What should be the desired outcome of an education system? Because education system, of course, different political environments will have different kinds of education systems. Economically it functions in different way, it's structured in different way, but eventually it needs to have an outcome. What, in your opinion, should that outcome be? What should we look at an education system's perfect outcome? देखिए, in my opinion, a good education system is one that prepares a person who has a happy, healthy, fulfilling life. I repeat, happy, healthy, and fulfilling life. Fulfilling. Fulfilling is the most important word out of happy, all this put together, because you cannot feel fulfilled without a number of other things. तो मैं ये कहता हूं कि इंसान को अगर सफल होना है, तो they have to be prepared. They must be strong in 6 different areas. Okay. Physically, financially, mentally, which is our knowledge, socially, spiritually. I repeat, physically, is Financially. financially, mentally, our knowledge,
and socially and spiritually. In all these areas, a person must be strong, and that is what a person needs to be. Now, in order to be strong, that means they need to do the education in these areas. आज की तारीख में what is being taught today is people are getting a lot of information, but that does not mean they're educated. True. I repeat, they're getting a lot of information, and don't get me wrong, and people think that you get educated in schools and colleges. No, no, no. You get a lot of information in schools and colleges. Maybe some do, but very few do. True. See, and you do need information to get educated, but everybody who has information is not necessarily educated. See, I have mentioned in my book, definition of educated person by Socrates, जो 2000 साल पहले उन्होंने definition दी थी, आज भी applicable है वही definition. And basically, a person ought to be able to distinguish between good and bad, right and wrong. Good and bad and right and wrong. Now, somebody says, is there something called good and bad? Answer is yes. Is there something called right and wrong? Answer is yes. Those are the universal benchmarks on values and ethics. True. Because today, sadly, even in schools and colleges, they are teaching subjectivity of values. See, subjectivity of values. वो कहते हैं सब values are subjective. They keep changing from person to person, situation to situation. Well, that means they have no values, zero values. मेरे को एक बारी किसी ने पूछा कि साहब आप कहते हो there are some rights and wrongs, but haven't you heard the statement by Shakespeare? Shakespeare ने कहा था कि nothing is right or wrong, your thinking makes it so. Nothing is right or wrong, your thinking makes it so. तो मैंने कहा साहब if there are no absolutes as such, and everything is subjective, then every criminal in this world should be released from the jail. Who says they are wrong? You say they're wrong, they didn't think so, go keep arguing for the rest of your life. If there are no rights and wrongs, then Hitler was totally right. Exactly. Who says he was wrong? You say he was wrong, he didn't think so, go keep arguing. तो साहब ऐसा है कि we need to establish universal benchmarks on values and ethics. Absolutely. Especially in a global world. और मजे की बात देखो ना, अगर ऐसे लोग जस्टिफाई करते हैं, जब तक उनको खुद भुगतान ना हो जाए ना, झटका ना पड़े, उनकी अकल नहीं आती है. अब मान लीजिए सड़क पे आप जा रहे हो तो एक आदमी छुरी लेके आपको मार देता है जोर से, आप कहते हो आप गलत काम करो, बोले नथिंग इज राइट रॉन्ग, योर थिंकिंग मेक्स इट, बोले यहाँ खून निकल रहा है तो थिंकिंग हो रही है, याद है क्या हो रहा है? You see, your thinking makes it, that's rubbish, nonsense. So there are universal benchmarks on values and ethics. True. We have to establish that. Absolutely. But anyway, आज लोगों को ज्ञान मिल रहा है, संस्कार नहीं मिल रहे हैं. और जो आप चीज कह रहे हो ना, in Japan, I came to know on that 9 साल की उम्र तक वो सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक कुछ नहीं पढ़ाते, ओनली लाइफ साइंस पढ़ाते हैं कि जिंदगी में जीना कैसे है, वैल्यू सिखाते हैं. दैट्स ऑल इन जापान, ओनली अप टू द एज ऑफ 9. ये बाकी सब तो सीख लेगा साहब. आज की तारीख में क्या हो रहा है, पीपल आर सो कंफर्टेबल विद द कंप्यूटर्स, बहुत कंफर्टेबल हो गए कंप्यूटर से. दैट इज अ पॉजिटिव साइन, बट द नेगेटिव साइड इज दैट दे हैव बिकम अनकंफर्टेबल विद पीपल. They have become uncomfortable with people. सर आपका जीवन खाली कंप्यूटर से थोड़ी बैठ के काम हो जाएगा. Emotional needs cannot be satisfied with a computer. Indeed. Emotional needs, one has to have relationship with people in life. True. जो missing है साहब आज. You look at the depression rate, look at the divorce rate, look at the conflicts at work, at home, everywhere. कहीं पर भी देखो आप, depression rates are going up. People are committing suicides. Yeah. And look at that. हमारे IITians, they're the brightest people in the country. But who has the highest suicide rates? The IITians. Same thing is happening. अब आप देखिए, अभी जो कोविड का टाइम गया है,
जी हम लोग अपना जब लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग पूछते हैं लोगों से कि भैया मान लीजिए अगर आपके हाथ में कोई एक जादू की छड़ी होती और आप 1 घंटा और पैदा कर लेते, 1 घंटा एडिशनल, 24 घंटे की जगह 25 घंटे हो जाते, तो आप एक उस एक्स्ट्रा घंटे का क्या करते? यू नो व्हाट एवरीबॉडी सेड? Oh, I'll spend time with my family. So I said, well, now it's COVID time. COVID time is you're not going out to work anywhere. You got 25 hours now. Go ahead, spend with the family. You know what has happened? जो जो लोग इमोशनली कमजोर थे, WHO report came in that the domestic violence has gone up by 70%. Really, that's Domestic violence went up by 70%. But people who are emotionally strong, they have become even stronger. Look at this, but the number was very small. indeed. Sadly, today, मान लीजिए आज के जो यूथ है, they can solve mathematical problem 5 different ways. They can speak 3 different languages. But if they cannot solve day-to-day problem, they are a failure. पर क्या फर्क पड़ता है कि आप अरिथमेटिक के फॉर्मूले 50 निकाल लेते हो और 4 लैंग्वेजेस बोल लेते हो, लेकिन डे टू डे प्रॉब्लम यू कांट हैंडल, यू आर अ फेलियर, नथिंग एल्स. Indeed. एंड सैडली दैट्स द वे इट इज. और बल्कि इनको वैल्यू सीखनी चाहिए. लेकिन नारायण मूर्ति ने अभी जो कहा था that people should be working 70 hours, absolutely right. I totally agree with him. I endorse his spirit. मैंने अभी पढ़ रहा था, किसी ने बताया मुझे चाइना की सक्सेस कैसे हुई. Do you know they are living by the rule called 9 by 9 by 6? You see, what is the 9 by 9 by 6? They work from 9 to 9, 6 days a week. 9 to 9, 6 days a week, 12 hours a day. They put every day. That's how China became successful. 9 by 9 by 6. और आज लोगों का क्या है? काम चोरी करना चाहते हैं. 6 से लेके 5 दिन करेंगे, 5 से लेके 4 दिन करेंगे, और जितने काम करेंगे आधा टाइम सोशलाइज करेंगे, बकबक करेंगे, इधर काम थोड़ी बहुत कर रहे हैं. बिल्कुल. सर, वर्क एथिक्स कहाँ गई? Exactly. कौन सा स्कूल सिखा रहा है? मुझे तो बताओ. ये एक स्कूल नहीं सिखा रहा है सर. So, which leads me to something that we have been attempting, Khera साहब, which is that हमने भी ये चीज रियलाइज की, एंड आपने तो अपने जीवन से हमें उदाहरण देकर बताया that whatever you built of your life has less to do with formal education that you took and more to do with experiential learning that you had while you were in Canada, and your setbacks taught you a lot of things, and the self-discipline and determination that you put into the work that you did. Now, what we experienced in our tier 2, tier 3 towns of India is students tend to go through the rigmarole of formal education. जो जैसे आप कह रहे थे, साइंस कर लिया या आर्ट्स कर लिया, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कहते हैं टॉप मार्क्स लाए, सरकारी नौकरी पकड़ ली या IIT IIM में चले गए, उनकी नौकरी सेट हो गई. अब ये जो बाकी लोग हैं जो फॉर्मल एजुकेशन लेके पास आउट होते हैं, they tend not to be employable for, of course, partially the reasons that you gave. There is a certain kind of inertia that they're also in. But there is also another bit, which is that they are not trained in skills. जैसे हम लोग इस समय डिजिटल में बात कर रहे हैं, these students they don't have enough exposure towards different kind of skills that the market is demanding. So हमारी सफलता में हमारी कोशिश रहती है कि इन लोगों को स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए. सरकार भी कोशिश करी उन्हें स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए. तो आपके हिसाब से जो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, हमारे जो फॉर्मल एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, which apparently failed you at least, and similarly doesn't seem to be able to shepherd our students sufficiently, supplementing it with skill-based training and on-job training. How important is this, and how can this be effectively built into the system according to you?
अरविंद जी, आपने स्किल्स के ऊपर काफी एम्फोसिस दिया है जी और हाँ, हमारी सरकार भी दे रही है, lot of because they have a special ministry on skill development and all that जी stuff. हाँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, बताइए प्लीज। जिंदगी में सफलता दो चीज से मिलती है, स्किल प्लस विल। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट। रिपीट करता हूं, वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट। एक चैंपियन बॉक्सर चैंपियनशिप की बाउट लड़ रहा था, तो वो गिर गया, एकदम गिर के he was lying on the floor. The referee was counting him out. When he was counting him out, at that time, he started thinking, I have to get up one more time. वो सोचने लगा, कहता है ऐसा, at that time it was not my skill that picked me up, it was my will that kept saying to me, get up one more time, 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 get up one more. It was my will, not my skill. अब आपने अभी एक बात कही है कि हम लोग स्किल सिखा रहे हैं और सिखाना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए कि कितने स्किल्ड बेरोजगार हैं? बहुत ज्यादा। अब ये बताइए कि स्किल की कमी है साहब? ना 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 ना, उनको विल की कमी है साहब, विल की कमी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं दूसरी बात एक आपसे कहना चाहूंगा, खास तौर पे क्योंकि बहुत इसके ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट, देश कभी खड़ा नहीं होता और ऊपर नहीं उठता स्किल के ऊपर, नेवर। हमेशा it is not skill development that does the job, it is character development, character building. स्किल बिल्डिंग से देश कभी नहीं जाएगा, कैरेक्टर बिल्डिंग से देश ऊपर बढ़ेगा साहब, विच इज मिसिंग टुडे। ओके, आप देखिए, एक स्किल्ड डॉक्टर होगा, जिसका कैरेक्टर कमजोर होगा, तो वो वो क्या नहीं। करेगा साहब? वो जाके झूठियां गलत सर्जरियां करेगा, झूठे टेस्ट कराएगा बैठ के, और उसके लिए हर पेशेंट एक टारगेट बन जाता है। एक स्किल्ड वकील होगा, जिसका कैरेक्टर मिसिंग होगा, वो अपने क्लाइंट को ही घुमाता फिराएगा, उसको निचोड़ता फिरेगा। एक स्किल्ड जज होगा और उसका कैरेक्टर मिसिंग होगा, सब वो क्या करेगा? वो फैसले देगा, इंसाफ नहीं देगा। बिल्कुल। एक स्किल्ड पुलिस वाला होगा, कैरेक्टर मिसिंग होगा, सब वही गुंडा बन जाएगा, वही चोर बन जाएगा, वही माफिया बन जाएगा, वही माफिया बन जाएगा। आप एक बात बताओ, स्किल दे दिया, आपने किया क्या? कुछ नहीं, यू क्रिएटेड अ बिगर प्रॉब्लम। याद रखिएगा, Because the will is the right. दिस इज डेंजरस टू गिव स्किल विदाउट कैरेक्टर। ये तो बंदर के हाथ में बंदूक देने वाली बात है यार। आप छोटी चीज देखिए, यू गिव स्किल बट नो कैरेक्टर, यू आर एबल टू, यू आर गिविंग अ मंकी अ लोडेड गन, मारेगा वो चारों तरफ। So may I, sir, here just interject and ask you a question, because this is of paramount importance what you've raised. The importance of having a moral campus, a moral compass to have build character. Now, how does one build this into a formal training program? Do you think that it should be a part of a syllabus which exists, or do you think it is something that has to come from society, or do you think it should both coexist? Because the only place where some kind of character training or this is provided, they very comfortably normally pigeonhole it as soft skills, a part of soft skills. But that does not happen overnight, as you would, I'm sure, agree with. It is something that has to be coming from your family, from your society, and you yourself. लेकिन आपका इसमें क्या क्या solution आपको नजर आता है? How do we build it into the program? जी, आप तो यू आर यंग मैन, हमारे टाइम, आई एम मच ओल्डर देन यू, एक स्कूलों में किताब होती थी कॉल्ड मॉरल साइंस, पुराने जमाने की बात बिल्कुल बिल्कुल, there used to be a moral. बुक कॉल्ड मॉरल साइंस बुक। एंड खाली किताबों से मॉरल नहीं सीखे जाते साहब, किताबों से नहीं सीखे जाते। एक ईमानदार प्रिंसिपल होगा, एक 1000 ईमानदार बच्चा निकल आएगा। आप 1000 किताबें मॉरल साइंस की लगा लो, एक बेईमान प्रिंसिपल होगा, वो सारे बच्चे बेईमान निकलेंगे। पढ़ा लो किताब जितनी मर्जी पढ़ानी है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू नो व्हाट चिल्ड्रन से एट दैट टाइम, इट इज गुड ऑन पेपर बट इट डजंट वर्क इन द रियल वर्ल्ड। सी टुडे आपके जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, 50% of the leaders have criminal records of rape, murders. I mean 50%। Indeed. और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलाते हैं, मर्सिडीज 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ी घूम रहे हैं। तो लोग कहते हैं यार यही काम ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम पागल हैं क्या? What message are you giving to them? And then parents also, पेरेंट्स घर में झूठ बोलना सिखाते हैं, बेईमानी करना सिखाते हैं, और रेड लाइट में पास हो जाएंगे, कोई नहीं देख रहा, निकल जाओ भाई, इधर से चले जाओ। फोन आता है, कह दो हमने घर पे नहीं। झूठ बोलना, 2 रुपए में अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। यू सी स्टेट पार्क जाएंगे, वहां पर स्टेट पार्क में लिखा होता है 5 साल से नीचे बच्चे फ्री जाते हैं। उसका 6 साल का बच्चा होगा तो उसको बोलेंगे बेटा तेरी उम्र 5 साल है, उसको बोल देना। 2-2 रुपए के झूठ बुलवाते हैं सब, 2-2 रुपए के झूठ बुलवाते हैं। Imagine. जानते हो, वही लड़का जो है, वही बच्चा जो है, जो 2-2 रुपए के लिए झूठ बोलना सीख रहा है, बचपन से झूठ बोल रहा है साहब, बड़ा होगा तो 2 रुपए में अपनी मां को बेचेगा साहब, 2 रुपए में अपनी मां को बेचेगा। जो मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं मां को बेचेगा, इसका क्या मतलब होता है? जानते हो, बॉम्बे ब्लास्ट की जजमेंट निकली है अभी, जिसमें ऑलमोस्ट 1500 पीपल वो ईदर किल्ड और इंजर्ड बैडली, बॉम्बे ब्लास्ट की। और जानते हो, RDX उसके लिए was cleared by immigration and customs and delivered to site by people in uniform। वर्दी वालों ने लेके गए थे वहां पर, और उसके लिए 20 लाख रुपए लिए थे। आप एक काम करिए, जो मैं बोल रहा हूं, चेक वेरीफाइड फ्रॉम CVC साइट। I'm sure. कैसा इंसान अपने घर को बेचेगा, गद्दार? जब घर में ऐसे लोग बैठे हैं तो बाहर के दुश्मन की क्या जरूरत है आपको? टेररिस्ट की क्या जरूरत है? तो टेररिस्ट तो बैठे हुए हैं साहब। अब छोटी सी चीज देखिए, बांग्लादेश और रोहिंग्या बर्मा से 5 से लेकर 9 करोड़ लोग घुस आए हैं इंडिया में, बिटवीन 5 to 9 करोड़। आप तो अखबार वाले हो, आप लोग को तो बहुत इंफॉर्मेशन हमारे से ज्यादा मालूम है। 5 to 9 crore people have come in. This is like war on India country. Do you realize that? This is a war. एक बात बताइए कि 5 करोड़ आदमी आपके घर में कैसे घुस सकता है? आपकी फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है सब वहां पे? बंदूक लेके खेल तमाशा कर रही है वहां पे, गुल्ली डंडा खेलते हैं बंदूक से। तब ऐसा है, 2000 रुपए दे के अंदर घुस जाते हैं, बेच रहे हैं। India has the 3rd largest army in the world। वो 3rd largest army क्या करेगी सब? जब 2000 रुपए दे के घुसपैठिए अंदर आ जाते हैं, पीछे से गोली मारेंगे, आप लड़ते रहो आगे। आर्मी तो आगे से लड़ती है सब, आर्मी पीछे थोड़ी लड़ती है। बिल्कुल। अब बताइए कि हम कर क्या रहे हैं सर? इसके लिए PhD चाहिए क्या? MBA चाहिए क्या? सर MBA PhD करने के बाद फिर भी अकल नहीं आती है। जानते हो क्यों? That is where what is missing is character। So sir, ये जो आप कह रहे हैं, ये system, there is a systemic problem, definitely we all acknowledge it and you very rightly shed light on it। लेकिन सर अब इसी सिस्टम से मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं सर, इट इज नॉट अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ सिस्टम फेलियर, इट इज पीपल फेलियर। सिस्टम ये जो बैठे हुए हैं, इन्होंने ही सिस्टम बनाया है साहब, और ये जान के दे वांट टू कीप इट मेस्ड अप बिकॉज़ इट कीप्स देम इन पावर लाइक दिस। सिस्टम साफ हो जाएगा, यही जो गंदे पॉलिटिशियन है, गंदे लोग हैं जुडिशरी में बैठे, सब भाग जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। इंडीड। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया था, नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। आज की तारीख में समस्या क्या है? यू आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन, आई एम शेयरिंग विद यू द सोल्यूशन। इसी आज की तारीख में क्या है कि 50% वोटिंग होती है ना। किसी से पूछो कि भैया तुम वोट करने जाओगे, बोले नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई खराब है, दे आर नॉट क्वालिफाइड पीपल, व्हाई शुड आई गो टू वोट? अच्छा, वोट नहीं करने जाते तो ही इज नॉट अ गुड सिटीजन। जाते हैं तो किसको वोट दे जाके? इसी एक से खराब दूसरा ज्यादा खराब है। क्या करते हैं? दे गो एंड वोट फॉर ईदर दे कास्ट और दे वोट फॉर रिलीजन और दे वोट फॉर द वीकेस्ट क्रिमिनल।
Indeed. The least criminal. least evil. They voted for the smallest criminal. Now he has won. He's got power. Now he has And he'll become the biggest. biggest criminal. This is reality. It's got the most. Question is, does he represent you? Did you want him to win? Is this called democracy? वो कहते हैं India is the largest democracy. Largest democracy? Is it a good democracy? This is a joke. This is actually terrorizing your own citizens. Now, see, what we are saying is Nota should be treated as a candidate. Indeed. Nota wins. Today, Nota gets 80%, 90% votes, and somebody gets 2%, they win. With 2% one of it. But हम कहते हैं कि Nota should be treated as a candidate. If Nota wins, then all candidates from that one constituency for that one election and one upcoming election should be disqualified. Indeed. And then what will happen? You can never have a vacuum. It will open the door for good people to come in automatically. Yeah. And second thing is that today political parties on purpose take criminals in their party. ये जीत जाएगा, गुंडा है, बड़ा है, जीत जाएगा, उसी को लगा देते हैं. जब political parties को मालूम होगा कि they can be kicked out, they will not feel bad candidates, criminals like this. But they'll be rejected. Indeed. कुछ नहीं किया साहब. अब बताइए, solution है. There are solutions. अब आप जैसे लोगों को, अमर उजाला को और हम जैसे लोगों को, we should join hands together and make this a movement out of the country, and everybody will like it. Indeed. 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 So, sir, with the media put together, let us form a movement out of it and get this law passed. Of course. Of course. That's the answer. Indeed. Till good people will come in, you will never get good laws. Indeed. You will never have good implementation. बनाने वाले यही है सब, और कुछ नहीं, और जान के खराब किया हुआ इन लोगों ने. So, Khera Sahab, ये जो आप the solution that you're pointing, one is a solution that happens when, you know, as a movement things change. एक मेरा छोटी सी आपसे गुजारिश है कि we have so many of our students, they all come from small towns, and I'm sure you understand, empathize, and appreciate the small but significant battles that these students are fighting. Absolutely. And I empathize with them, and I feel sorry for them. Indeed, indeed. Now, while I'm sure they would love to, you know, join in and make an impact together, but individually, there may be a student, for example, जो गरीब घर से है, जिसके मतलब टोटल इनकम सारे परिवार का मिला के मुश्किल से 15,000 या 10,000 आता होगा. ठीक है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से, शिद्दत से मेहनत करके, थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह करके अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं. ठीक है, लेकिन वो हैं इसी सिस्टम के भीतर हैं. They are fighting, they want to jump out of this system, right? And इसी सिस्टम के भीतर से सर, सिस्टम की चाहे जो भी ताकत रही हो, जो भी उसकी लिमिटेशन हो, इसी सिस्टम में से लोग हैं. आप खुद देखिए, आप इसी सिस्टम, इसी स्पेस में से निकल के सफल हुए हैं. And there are people like Abraham Lincoln or Gandhi or Bose. These people, they came out not of a system that was extremely favorable to them, whether the education system or their surroundings were against them, but they were able to still overcome it. You yourself overcame it. So what I would seek from you is, at an individual level, what advice would you give? That वो जो skill तो हम दे देंगे, यहाँ खड़े हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन वो जो will है, that can overcome this limitation which you have experienced, that moment that epiphanic moment that you had, you know, when you had that advice and that prayer, that epiphany gave you that will and probably something else. How can these students get the will to beat a system which is so overwhelmingly, you know, not favoring them? Skill के साथ कैसे will लाया जाए?
जोशी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और दुख की बात यह है कि सैडली जो सिस्टम ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है, आज के पॉलिटिशियन उसी को और बढ़ावा दे रहे हैं। दुख की बात, आप देखिए रिजर्वेशंस, मैंने एक और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, रिजर्वेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कास्ट एट ऑल एंड रिलीजन, इट शुड बी इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया। अब आज की तारीख में 95% परसेंटेज वाला बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं, 40% वाले को ले लेते हैं। यानी ये कोई तरीके की बात है? अब इन बच्चों ने क्या गलती की? Your question is very valid, sir. I realize what you're saying. It is a big dilemma. मैं आपको उदाहरण देता हूं, कहता है हर आदमी आप कहते हो कि जो सर्कमस्टांसेस खराब होते हैं, निकल सकता है। सर, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आप करके दिखा दो, मैं पूछता हूं, मैं करके दिखा दूं। आपको उदाहरण देता हूं, एक लड़की स्विट्जरलैंड में पैदा होती है, एक लड़की नेपाल या बांग्लादेश में पैदा होती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। उस लड़की को वहां से पहले महीने उस लड़की को ये जो है अपना who do trading in bodies, उस लड़की को उठा के उसी ने पहले महीने उठा के ले जाते हैं, and then they get prostitute right from day one. Indeed. You tell me what did she do? And well, in Switzerland, she doesn't have to face that. She was born there. She gets the best education. She chooses the education. She chooses the vocation. She does everything. So that is the masses. तो यहाँ पर एक बात बताइए कि ऐसे देश में, इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उस बच्चे की क्या गलती है यार? And she's helpless. A 1-month-old kid. Indeed. What I'm saying is easier said than done. सबसे जरूरी चीज ये है सर, इसमें आप और हम लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग जो खुद अपने लिए लड़ाई नहीं कर सकते, उसके लिए आप और हम लोग को लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ते तो हम बेईमान हैं। We are dishonest people. So that is what we have to start fighting on. Sir, we have to fight. मैं उनको क्या संदेश दिला, खुद ही शर्मिंदा हूं मैं। We feel embarrassed. We're shameful. So how do they? How the only answer is that be the best you can, get out of self-pity. अपने आप के ऊपर बिचारा बनाने की कोशिश ना करो। ठीक है, टेक द इनिशिएटिव। परमानेंटली ये नहीं करो कि भगवान ने ऐसे कर दिया, मेरी किस्मत खराब है। सब ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं करते, जिंदगी में कुछ होने का इंतजार करते हैं, कुछ करते नहीं है। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं, और खास तौर पर हिंदुस्तान में हम लोग भाग्यवादी बन चुके हैं साहब। तो आप कह रहे हैं, इसका जवाब मेरे पास अब आ रहा है। इसी बिकम फेटलिस्टिक, भाग्यवादी हो गए। और सबसे बड़ा डैमेज हिंदुस्तान को किया है किसी ने, तो किया है हमारे मीडिया ने। वो कैसे? आप कभी भी टीवी ऑन करते हो, क्या देखते हो? बैठ के हॉरोस्कोप, बाबा जी, गुरु जी, बाबा जी तिलक लगा के बैठे, हॉरोस्कोप। अब वो अपने नाम बताओ, जन्म तिथि बताओ, टाइम बताओ। बोले गुरु जी मालूम नहीं, वो बात नहीं। और गुरु जी वहां पर बैठ के लैपटॉप लगा के बैठा हुआ है गुरु जी, और वो टिक 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 करता है। मंगल बुध में बैठा है, बुध सोम में बैठा है, 16 बृहस्पति में बैठा है, तुम्हारा दूसरा तीसरे के घर में बैठा है। अरे प्रॉब्लम होगी तुम्हारे को। फिर कहते हैं मंगलिक। अरे मंगलिक, अब फिर क्या करेंगे? अरे केले के पेड़ से शादी कर लो, पीपल के पेड़ से शादी कर लो तो मर जाओगे। अरे फिर उसके बाद शनि चढ़ गया। अब बोले शनि को उतारने का उपाय क्या है? एक काला रुमाल लीजिए, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, फिर काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो। अब यही कुछ हो रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं जोशी जी, शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो ना यार। शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो।
सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शनि परमानेंटली सिर्फ इंडिया क्यों रहता है? ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, इंग्लैंड नहीं जाता, क्यों बैठा है सर? सर ऐसा है, अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़े, दयानंद की जीवनी पढ़े, गुरु नानक की जीवनी पढ़े, इन्होंने कभी इन चीजों के साथ यकीन नहीं किया। दे नेवर बिलीव्ड इन ऑल दीज थिंग्स, बल्कि इनके खिलाफ उन्होंने जंग शुरू की। कहते हैं विश्वास इंसान को ताकत देता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। बिल्कुल। एंड आप देखो, गुरु नानक फॉर अगेंस्ट इट। आप सिखों परिवारों में देखो कि कोई मंगलिक नहीं होता, सिखों में कोई पत्नी नहीं मिलाते शादी की, सिखों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता शादी का। जानते हो हर सिख वेडिंग होती है संडे को। या तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, मैंने और बाबा जी गुरु जी, बाबा जी गुरु जी, बाबा जी पांव पकड़ लेते हैं उसके। अरे उसको जेल में होना चाहिए भाई, क्या करे बाबा? एक बाबा हमने देखा 3-4 आदमी, 1000 आदमी, बाबा जी ये तकलीफ है, तो बाबा जी पूछता कल जलेबी खाई थी? नहीं खाई थी। कल गोलगप्पे खाए थे? खाए थे। नहीं खाए थे। कौन सी चटनी खाई थी? लाल वाली, हरी वाली? हरी वाली। दैट्स द प्रॉब्लम। सर ऐसे कुछ कर रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं उसकी। मैंने एक आदमी को देखा, अपने उंगलियों में 10 उंगलियों में सर उसने एक एक उंगली में 2-2 अंगूठी पहनी थी। मैंने कहा 10 नीचे भी पहनी है क्या? तो सर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो काम बंद कर देते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। मैं एयरपोर्ट जा रहा था, ड्राइवर ने जोर से गाड़ी ब्रेक लगा दी, रोक दिया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने कहा अब क्या होगा? बोले आप शगुन है, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो मैंने बोला कब तक गाड़ी रोको? कहता जब तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं निकल जाए। मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा। बोले उसकी प्रॉब्लम। मैंने उसको पूछा कि भैया मान लो आप 15 गज पहले होते, बिल्ली निकल चुकी होती और अगर आपने बिल्ली को ना देखा होता तो फिर क्या होता? जोशी जी ध्यान से बात सुनिएगा। उसका जवाब क्या है? ड्राइवर क्या? ड्राइवर, वो ड्राइवर है साहब, पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं है, लेकिन ड्राइवर को ज्ञान इतना था कि कमाल हो गई। मैंने पूछा कि अगर तुम ना देखा होता बिल्ली को फिर क्या होता? जानते हो क्या कहता है? कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। वाह वाह, दिल्ली की पावर कम हो जाती है। सर आप हंस रहे हो, पढ़े लिखे पीएचडी कुछ इट इज बिलीव। पढ़े लिखे पीएचडी नहीं कुछ कर रहे हैं साहब। देखो साहब ऐसा है, जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आती है। तो ऐसा है, जिसने जिंदगी में कहीं जाना होता है ना, जब उतार आता है जिंदगी में, दे इवेल्युएट और अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि अगर यही हालात दोबारा से हो गए, क्या मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैंने पहले किया था? अगर आंसर इज यस, इन कुछ नहीं सीखे। They analyze, learn from it. If similar situation came again, what would I do differently? One. And number two is, और तो सीखता है। और जिसने कुछ नहीं करना है तो खाली यही ब्लेम करता है, स्टार्स मेरे को फेवर नहीं कर रहे साथ, और कुछ नहीं सीखता है और वही गलती दोहराते रहता है परमानेंटली आगे हमेशा, और कहता है मेरी किस्मत खराब है सर। और मैं आज की तारीख में आई फील वेरी स्ट्रांगली दैट 90% लोग जो मंदिरों में जाते हैं या टेंपल्स में जाते हैं, वो डर के मारे जाते हैं साहब, आस्था की वजह से नहीं जाते। डर के मारे जाते हैं, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, डर के मारे। सर जो परमात्मा में भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो इंसान, उसकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ती है, कमजोर नहीं होती। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आर्टिकल निकला था इंडिया टुडे में, January 2018 issue. जी। It talked of superstition and astrology. Astrology and superstition. बोले because of superstition in many parts of India, बहुत जगह पे हिंदुस्तान में, natural child birth has gone down by 80%. 80% चाइल्ड बर्थ, नेचुरल चाइल्ड बर्थ has gone down। और खास तौर पे उसमें लिखा हुआ था साउथ इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास एटसेट्रा।
सिजेरियन करवा रहे होंगे सर, ऑन 80% चाइल्ड बर्थ वहां पर इज सिजेरियन। वाई? क्योंकि किसी पंडित जोशी ने बोला यही टाइम है बच्चे को निकालने का, ठीक टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये क्या है? जब मुगल फोर्सेस केम टू इंडिया, आई थिंक इट वाज द सेकंड और द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आई एम नॉट श्योर, वी हैड 4 टाइम्स द फोर्सेस देन द मुगल्स। 4 गुना फोर्सेस थी, लेकिन किसी जोशी ने बोला कि ये अच्छा टाइम नहीं है लड़ने का, बैठे बैठे वो आ गए, देश ले लिया, आपको मार दिया, कर लिया, कर लो काम, अच्छा टाइम आ गया बेटा, कर लो, खुद मरो, दूसरों को मरवाओ, बच्चों को भी मरवाओ। क्या अकल है साहब? पर हम इतिहास से यही सीखे कि हम सीखे ही कुछ नहीं, तो यही गलती हम आगे भी करते जा रहे हैं। सर इस प्रोग्राम से अगर यही एक संदेश हमारे लोगों को चले जाए, भाग्यवादी बनना छोड़ो। आप सोल्यूशन मांग रहे थे ना, अपना कर्म बनो, बी ए पर्सन ऑफ डूअर। भगवत गीता में कर्म का ही लिखा हुआ है। स्टॉप बीइंग ए फेटलिस्टिक पर्सन, भाग्यवादी बनना छोड़िए आप। So you see that as a one of the big problems which is causing. That's right. Great. Super. अच्छा सर, टीचर्स के लिए आप क्या बोलेंगे? सर यही कुछ जो मैंने बोला है ना, टीचर्स को इतनी समझ आ जाए तो बच्चे के ठीक निकल आएंगे। मैं उनको और क्या सिखा बताऊं आप? आज भी जो आज बच्चे जो उल्टी सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं? टीचर से तो सीख रहे हैं। टीचर उल्टा काम करा रहे हैं, तभी तो बच्चे ही करके काम कर रहे हैं। इतनी यही चीज जो मैंने बोली है, ये टीचर को समझ में आ जाएगी। Bad example. You mean they're setting bad example. पुष्पेन जी, यस। तो मुझे लगा अगर बातचीत का दौर इसी तरह से चलता रहा तो ये रुकने वाला है नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है। देश का एजुकेशन सिस्टम और पूरा देश इसको किस तरह से बदल सकते हैं, अच्छे लोग साथ आकर कुछ अच्छा मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे मुद्दों पे लगातार बातचीत की और बहुत सारे सोल्यूशंस भी दिए। तो सोल्यूशंस तो और भाग्यवादी बनिए तो बहुत बड़ी पूरे देश के लिए एक तरीके से जोश। अब एक और चीज पुष्पेंद्र जी, मेरे को इजाजत दीजिए, जब इतना लेट मी फिनिश वन मोर थिंग जोशी जी। very deeply moved by your passion for this. No, but Joshi ji, देखिए, you see, this is what the whole thing is all about. And one thing I really admire about a community coming from India who has been honored all over the world by Canada, US, UK, everywhere for the humanitarian service. And where that community is what? The Sikh community of India. I mean, do you know they have been honored all over the world for the humanitarian service? Why? Because the Sikh community, by the way, they cannot be a bigger Hindu than a Sikh. This has to be clear. And I hate this terminology, just including the media says Hindu, Muslim, Sikh, Isai. What do you mean Hindu, Muslim, Sikh, Isai? Hindu, Muslim, Isai is okay. Hindu, Muslim, Sikh, Isai is not okay. Then have Jain, Buddhist, Arya, Swarni, Sanatani, everybody. What the hell? Hindu, that's Hindu, that's period. They cannot be a bigger Hindu than a Sikh. So one important thing is, why have been they honored? For 3 reasons. They're caring people, sharing people, daring people. Caring people, they care. Sharing, they share. Langar concept, sharing by. And daring, they have the guts to fight. And they pull out the weapon also. तलवार उठाते हैं साहब, खाली बैठ के टुक 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 तिलक लगा के बैठ नहीं आते। आगे आगे चलो, pull out the bloody weapon. That's what you have to do. अरे राम भगवान ने भी तो तलवार उठाई थी, खाली आवाज थोड़ी करते थे बैठ के। आज कृष्ण भगवान ने तो यही तो बोला था, और घर को मारो, बोला नहीं होता और मारो उसको, मारो नहीं, छोड़ो नहीं, मारो, दूसरे घर को मार दो। कुछ नहीं। सिक्खी 3 सुरों पे सिद्धांतों पे टिकी हुई है। नाम जप वंड चक किरत कर। नाम जप, परमात्मा निरंकारी एक है। वंड चक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर, बांट के खाओ, 550 साल पुराना। और किरत कर, मेहनत करके ईमानदारी से काम पैसे कमाओ, मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाओ। जोशी जी, आज तक जिंदगी में आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है,
आज तक कभी पुष्पेंद्र जी आपने कभी कोई सरदार को भीख मांगते देखा है? नेवर। नहीं। जहां तक क्यों नहीं देखा, क्यों है ही नहीं। उसके हाथ कट जाएंगे लेकिन काम करेगा साहब, नाली साफ करेगा, जूता साफ करेगा, बाथरूम साफ करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। ये अहंकार नहीं है, ये नम्रता है कि कोई ईमानदारी से किया हुआ काम छोटा नहीं है। और आप सिखों में देखिए, जात नहीं होती। हर सिख का नाम, आदमी का नाम लास्ट नेम क्या होता है? सिंह। हर सिख औरत का लास्ट नेम क्या है? कौर। मैं तो कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में बजाय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के, अगर सिक्खी के उसूल अपनाए होते हम लोगों ने, ये देश आज कहीं का कहां पहुंचा होता। कौन सा संविधान की बात कर रहे हो जो 150 बारी अमेंड हो चुका है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या बना था कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रॉब्लम थी? ऑब्वियसली देयर वाज समथिंग रॉन्ग, और वी आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स. So bottom line really comes down to is we need to get our basics right. सर बेसिक्स ही ठीक नहीं है आपस में। वो कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नो नो नो, यूनिटी इज नॉट, डाइवर्सिटी इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम देन यूनिटी। सर मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये मैं तमिलनाडु गया, वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी क्लाइंट है। तो टेक्सटाइल कोयम्बटूर से बहुत इंडस्ट्री बंद होके वियतनाम चली गई है, टर्की चली गई है। मैंने कहा यार इंडिया से जा रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है यहां पर, तो आप यहां से बंद करके फैक्ट्रियां बंद करके जा रहे हो। कहते सब काम करने वाला ही नहीं मिलता। मैंने कहा कैसे लोग? कहता अनस्किल्ड लेबर मिलती है सर, अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। मैंने कहा इतनी बेरोजगारी में अनस्किल्ड लेबर नहीं मिलती है, जानते हो क्यों? बोले तमिलनाडु में जयललिता थी अम्मा, उसने 4-4, 6-6, 10-10 किलो चावल दे दिया, दाल दे दिया, फलाना दे दिया। वो घर में हर को बैठ के दाल चावल सब कुछ मिलता है, कोई काम करने को राजी नहीं है। दे आर हैविंग प्रॉब्लम फॉर लेबर। और दे सेड वी इंपोर्टेड लेबर फ्रॉम यूपी एंड बिहार। ना ना ना, लेकिन जोशी जी प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम है सर। ये इनको हिंदी आती है, उनको हिंदी नहीं आती है। इनको तमिल आती है, इनको तमिल नहीं आती है। अब साहब वो नए स्कूल बना रहे हैं, लैंग्वेज स्कूल बना रहे हैं, बैठ के यही काम कराओ, बैठ के लैंग्वेज पढ़ाते रहो, बूढ़े सर मैं अब ये कहते हैं डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वेयर इज यूनिटी? इज इट ब्रेकिंग द कंट्री? Totally ridiculous nonsense. पुष्पेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं खेड़ा साहब की जो एंगरनेस है चीज़ों को लेकर देश में जो चल रही है, उससे मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ, सहमत हूँ। ऐसी चीजें हैं जो मतलब उनको हम सब एक और चीज बताऊं आपको, हम लोग एक दिन में नहीं बदल सकते। ना हम पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर सकते हैं, ना हम एक दिन में एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकते हैं, ना ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का जो सिस्टम है उसे बदल सकते हैं। कुछ भी एक दिन में या एक जगह पे बैठ के बोलने से नहीं बदला जा सकता। इसको बोलने के लिए बहुत बड़ी एक साथ एक सभ्यता को साथ आने की जरूरत है। आप जैसे बहुत सारे लोग जब साथ आएंगे, चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे, तब जाके भी ये बदलाव संभव होंगे। तो यहाँ पे जो मंच पे उपस्थित बच्चे हैं जो आपसे उम्मीद रखते हैं कि उनको आप एक कैरियर शुरू करने जा रहे हैं, एक गाइडेंस दें, एक एडवाइस दे दें उनको कि कैरियर में आगे बढ़ना है, उनको पहला कदम रखना है, तो क्या लाइफ के गोल लेके वो आगे बढ़े, क्या चीज लेके वो आगे बढ़े, कैसे वो स्टेप बन रखते हैं। सबसे पहली चीज ये है जिंदगी में भाग्यवादी बनना छोड़ दीजिए था। पहली चीज ये है भाग्यवादी बनना छोड़ दीजिए और कर्मठ बनिए, काम करना सीखिए, काम चोरी से भागना छोड़ दीजिए यहाँ से। एंड दिस इज अनदर बिग थिंग, क्योंकि आज की तारीख में खास तौर पे स्टूडेंट कम्युनिटी, मेरे पास बहुत लोग आते हैं एंड दे आस्क मी से सर कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है बाहर, क्या करूं? तो मैंने कहा साहब
जितना आसान आज है सफल होना, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी इतिहास में नहीं हुआ जितना सफल आज है सफल होना। रिगार्डलेस ऑफ प्रोफेशन, कंपटीशन है ही नहीं। बोले कैसे? तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, कितने लोग जो सड़क पे अभी चल रहे हैं जिनको आप जानते हो, जो जितने उनको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है? आंसर इज नन, हार्डली एनी। जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को कितने लोग तैयार है? हार्डली एनी, जीरो। एक बहुत बड़ा वर्ग है नहीं करना चाहता, और दूसरा वर्ग है जो उतना ही करता है जिससे उसकी जान छूट जाए, और एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके वापस देते हैं। बहुत छोटा वर्ग है। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप उस वर्ग में पहुंचते हो, टेल मी, आप बताइए मुझे आपका कंपटीशन क्या है? इट डजंट मैटर व्हाट योर प्रोफेशन इज, व्हाट इज योर कंपटीशन। सर, आपको आज अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा वकील नहीं मिलता, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा कुछ नहीं मिलता। सवाल ये, आर यू विलिंग टू डू मोर देन व्हाट यू गेट पेड फॉर? सो ये पूछ रहे थे कि एक फाइनल संदेश आप यूथ को क्या देना चाहते हो पुष्पेंद्र जी? वो ये संदेश है कि आप जीवनियां पढ़ी, जो लोग सफल हुए हैं वो इस सिद्धांत से जिए हैं कि जितना मुझे मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मुझे मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने देश को। साहब, एक सिद्धांत अगर यही ले जाए तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार सो वेल सेड, एक्सेलेंट। बातचीत रही सर, और हमने तकरीबन 1.5 घंटे तक लगातार बात की है। हम बच्चों के सवाल नहीं ले पाए, इसका हमें दुख है। और अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक दो बच्चों से सवाल ले सकता हूँ। हाँ ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा साहब, अपनी वीडियो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मुझे भेज दीजिएगा। We will, it will also be online, sir. नहीं, वो ठीक है, रिकॉर्डिंग मेरे को इसकी कॉपी भेज। Definitely, अगर definitely. अगर कोई अपना सवाल पूछना चाहता है सर से तो पूछ सकते हैं। ओपन फॉर अदर। हाँ विवेक, अनम्यूट कर लीजिए सर से। विवेक ने हाथ उठाया है, बहुत टाइम से। प्लीज। यस विवेक, वी आर वेटिंग फॉर यू। Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग विवेक। जी सर, आप जुड़े रहे हैं, आपने शायद स्टार्ट ही किया था, आप ही का स्टार्ट किया हुआ था आरक्षण के अगेंस्ट, जो जी जी कास्ट वो मूवमेंट था आपका, जी। आरक्षण के खिलाफ। तो मैं अभी जो चल रहा है, बेसिकली मैं इधर उधर पढ़ता हूँ, महिला आरक्षण की बात होती है कि इक्वेलिटी के लिए राइट। उनको अपने समानांतर रख ले। तो सर, क्या आरक्षण वहाँ अच्छा है क्या? मतलब एक आरक्षण का आप पे स्टूल टाइप लेके अगर आप समानांतर खड़ा करते हैं किसी को, तो ये आप आपकी नज़र में सर कितना सही है, और ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं सर आपकी राय जानना चाह रहा था इस पे। एक सेकेंड में आपको राय दे देता हूं। तब मैं इसके खिलाफ हूं। आई रिगार्डलेस वेदर इट इज वुमेन रिजर्वेशन और कास्ट रिजर्वेशन और रिलीजियस रिजर्वेशन, मैं इनके सभी के खिलाफ हूं। अक्रॉस द बोर्ड इट डज नॉट मेक सेंस। ये सिर्फ तुष्टीकरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। टोटल तुष्टीकरण है, दैट इज ऑल। और फिर की बात पता है क्या हो रही है? आप देखिए 1999 में राजस्थान की इलेक्शन थी, और वहां पे जाटों को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया। मालूम है, जाटों को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया। अब जाट कहां से ओबीसी हो गए भाई? अब उसके बाद पूरे देश में प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि मैं भी ओबीसी हूं, मैं भी ओबीसी हूं, मैं भी ओबीसी। और सारी दुनिया, हर प्रांत कह रहा, हर स्टेट कह रहा कि हमारे जाट के इसको यहाँ इनको डिक्लेयर कर दो, यहां भी कर दो, वहां भी कर दो। क्या हुआ? जाट कहां से ओबीसी हो गया? जानते हो क्यों हुआ? क्या? इलेक्शन जीत गए, देश हार गया। इलेक्शन जीत गए और देश हार गया। ऐसे यही देश के साथ गद्दारी हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो आंसर इज वेरी क्लियर। और जो पुष्पेंद्र जी बोल रहे थे कि 1 घंटे में यहां पर बदलाव देश में पॉलिटिकली नहीं आने वाला है, सर ऐसे ही आने वाला है, यहीं से आएगा। पुष्पेंद्र जी, आप गलतफहमी में हो, ऐसे ही बदलाव आता है। लड़ाई शुरू होगी, यहीं से होगी, एक कमरे से शुरू होती है, अकेले इंसान से शुरू होती है, और किसी भीड़ में आज तक कोई काम नहीं किया। दोबारा से कहता हूं, भीड़ ने कोई काम नहीं किया आज तक। हमेशा करने वाला एक ही होता है, ऐसे शुरुआत होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू सर। So anybody else, Mr. Mayank, please unmute. Yes, please. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी कि जब कोई बार बार गलती दोहराता है फिर उस किस्मत को कोसता है कि मेरी किस्मत खराब चल रही या ये नहीं हो रहा। तो सर लास्ट 2 ईयर से मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है कि मैंने कुछ करना चाहा और मैं कर नहीं पाया उसको। फिर मन में आता है कि यार ये समय खराब चल रहा है या कुछ चल रहा है, बहुत चीजें ट्राई करी फिर छोड़ दी। तो सर अभी फिर से मैं दोबारा से अभी मास्टर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ सफलता से, और बीकॉम लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। लेकिन सर जो 2 साल पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी आधा हो चुका है, बिकॉज बहुत सारी फेलियर ऐसी चीजें हुई मेरे साथ जो डिप्रेशन का भी मेरा कारण बनी है बीच में। तो अभी तो सर दोबारा से रिकवरी कर रहा हूँ। तो सर वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मैं दोबारा से बिल्डअप कर सकता हूँ जो 2 साल पहले था। बेटा, दो चीज कहूंगा आपको, दो चीज। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि बहुत बारी वी कंफ्यूज फेलिंग एज फेलियर। रिपीट करता हूं, हम लोग कंफ्यूज करते हैं फेलिंग एज फेलियर। आई माइट हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम अ फेलियर। बिग डिफरेंस। आई माइट हैव बीन फूल बट दैट डज नॉट मीन आई एम अ फूल। तो हम लोगों को एक तो फर्क इसमें डालना पड़ेगा कि आदमी हार जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गया। He's lost, but doesn't mean he's failed. Okay? यस। एक और चीज है, एक कहावत है that success breeds success and failure breeds failure. आप देखें, जब इंसान सफल होता है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। His confidence goes up. Confidence goes up, easy to succeed again. You succeed, self-esteem, your confidence goes up. Your confidence goes up, easy to succeed again. एंड सिमिलरली जब इंसान फेल होता है उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। See, self-esteem goes down. Self-esteem goes down, easy to fail again. You fail, self-esteem goes down further. Self-esteem goes down, easy to fail again. तो हमारा पर्पस क्या है? To break the failure chain and get into the success chain. फेलियर बेटा हर एक को आएगी जिंदगी में, आती है। Show me one person, मेरे को एक इंसान की जीवनी पढ़ा दीजिए जिसमें कोई अच्छे लेवल तक पहुंचा हो, who has not failed in life. Show me one person. They all have failed. Whether you talk of Bill Gates, whether you talk of Steve Jobs, whether you take any name, you take of Michael Phelps, you take it, Bruce Lee, everybody failed. यस सर। सर मेरे साथ सबसे अच्छी चीज ये हुई है, मेरे लाइफ में फेलियर्स जितने भी हुए हैं सर, मेरे को हर बार एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। तो बात बताओ, इतनी बड़ी चीज है कि हर बार फेल हुए आपको एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? आपसे खुशकिस्मत इंसान कौन हो सकता है यार? सर कोई नहीं। When you were saying, I'm unlucky. Now look at what you said. You're the luckiest person in the world. And how many people, billions of people have such opportunity that you have? Hardly any. यस सर। भैया शाम को खाने की तकलीफ तो नहीं है ना आपको? नहीं सर, बस कॉन्फिडेंस लेवल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन मैं बहुत एम्बिशियस बंदा था पहले। लेकिन कितने लोग हैं जिनको शाम को खाना नहीं मिलेगा? तो यू हैव टू मूव ऑन। आप अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। I need to rush now. Yeah. सर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं जो दो लोग पूछ रहे थे, ए पर्सन इन लाइफ मस्ट बी प्रोएक्टिव। जोशी जी, जी मैं बिल्कुल कहता हूं प्रोएक्टिव का मतलब समझते हैं? बिल्कुल। होना चाहिए रिएक्ट बट बी नॉट प्रोएक्टिव। रिएक्टिव बट बिकम अ प्रोएक्टिव पर्सन। तो ज्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं। मैं जब कई बार अपने प्रोग्राम में लीडरशिप प्रोग्राम करता हूं तो मैं पूछता हूं, आर यू गुड मैन? अक्सर मैं पूछता हूं पार्टिसिपेंट से, आर यू गुड मैन?
तो कई बारी अचानक कहते हैं हाँ आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड पर्सन, यू आस्क देम व्हाट मेक्स यू गुड, वेल आई डोंट डू बैड सो आई एम गुड। तो मैं कहता हूं साहब आई डोंट एग्री विद दैट, आई डोंट टेल लाइज, आई डोंट स्टील, आई डोंट चीट, सो आई एम गुड। आई सेड आई डोंट एग्री विद यू। See, if you don't lie, it only means you're a liar, but that does not make me good. You don't cheat, it only means you're not a cheat. And you don't steal, it only means you're not a thief. But that does not make a person good. See, doing bad does not make a person good. Absence of ill health, आप डॉक्टर से पूछिए, absence of ill health does not mean good health. A person becomes good when they proactively do good. जोशी जी ध्यान से, Doing proactive. when they proactively do good. एक बार ही मैंने प्रोग्राम खत्म किया तो एक सज्जन ऑडियंस से आए, मेरे से पूछ रहे थे कि आप गांधीयन हो क्या, आर यू गांधीयन? तो मैंने उनसे पूछा कि भैया गांधी की परिभाषा क्या होती है, कौन से उसूलों पर टिका हुआ है जिसको आप गांधीयन कहते हैं? तो बोले गांधी 3 पिलर्स पे टिका हुआ था, 3 प्रिंसिपल्स, नियम। एक, गांधी बिलीव करते थे कि प्यार से आप सारी दुनिया को जीत सकते हो, नंबर 1। दूसरा, गांधी कहते थे सहनशीलता होना चाहिए, और तीसरा अहिंसा होना चाहिए। अहिंसा 3 प्रिंसिपल ऑफ गांधी। तो मेरे से पूछता आई यू गांधीयन? तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि मैं 47 साल से इंडिया से बाहर हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं, और वी रिस्पेक्ट आवर ओन एपिक्स, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहब, भगवत गीता, वी रिस्पेक्ट। मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई रिस्पेक्ट। तो मैंने कहा आपने पढ़े हुए? बोले हाँ पढ़े हुए हैं। तो मैंने उसको पूछा कि भैया एक बात बताओ, क्या राम गांधीयन थे? क्या राम गांधीयन थे? आप 3 सिद्धांत देखिए। एक, प्यार से आप सारी दुनिया को जीत सकते हो, क्या राम जीत पाए? नहीं। तो राम फेल द फर्स्ट टेस्ट। 2, आपने कहा सहनशील होना चाहिए, तो राम ने क्या बोला कि मैं बहुत सहनशील हूं, तुम सीता को उठा के ले, कोई बात नहीं, दूसरी सीता ले आऊंगा, दूसरी को ले जाओगे, तीसरी ले आऊंगा, तीसरी को ले जाओ, चौथी ले आऊंगा। क्या ये बोले ना, मैं किडनैपर्स को टॉलरेट नहीं करता हूं। और तीसरा आपने बोला अहिंसा। राम ने क्या किया? राम ने अपनी तलवार निकाली और मैंने इसका सिर काट के अलग कर दिया। हिंसा, इवन फॉर सेल्फ डिफेंस, दैट इज हिंसा। So that means राम was not a Gandhian। क्या राम ने बोला कि कॉम्प्रोमाइज करते? क्या राम ने बोला आधा में बांट ले? क्या राम ने बोला कि मैं सत्याग्रह कर देता हूं, सत्याग्रह करूंगा मैं, क्या बोला? बोलेगा नॉनसेंस, नो नॉनसेंस। He fought। सेम थिंग आप सिखों का इतिहास देखिए, जब मुगल जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे थे इस्लाम में, तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या किया? क्या प्यार से जीत पाए? नो। उन्होंने क्या कहा कि टॉलरेट टेररिज्म, बोलना। और क्या उन्होंने तलवार उठाई? बिल्कुल उठाई। He was not a Gandhian either। तो मैंने कहा भाई आप इतने पढ़े लिखे हो, तो कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जब दुश्मन आपकी बहू बेटियों को इज्जत को नीलाम कर रहा हो, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि उस टाइम मंदिर जाके भजन कीर्तन करो और मेडिटेशन करो? कहां लिखा है? मैंने कहा साहब उसमें ये टाइम है लड़ने का। देयर इज नो अदर आंसर। और धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता, धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता। आप देखिए धर्म युद्ध ही था महाभारत में, भगवत गीता के टाइम जब कर्ण का पहिया फंस गया, उस टाइम कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तीर मारो, मार के खत्म करो इसको। अर्जुन ने क्या जवाब दिया? बोले साहब ये वीरता के खिलाफ जाता है निहत्थे पे वार करना। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला? तुम ना समझो अर्जुन, ये निहत्था नहीं है, ये शस्त्रहीन है। इस टाइम निहत्था नहीं है, शस्त्रहीन है। 5 मिनट पहले ये तुम्हारे को मार रहा था, मर जाते, तुम मर जाते। ये शस्त्रहीन हो चुका है तुम्हारी ताकत की वजह से। फायर, तो उठा के मारा, खत्म। देखिए याद रखिएगा, कहते हैं ना क्षमा करना हमेशा अच्छाई नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया।
लेकिन जाके वापस क्या किया उसने, डबल फौज इकट्ठी गई, फिर से आ गया लड़ने के लिए, फिर हराया, फिर से आ गया, फिर से आ गया। लेकिन जब 15वीं बारी, लोग कहते हैं कि 15 बारी किया इसने, कोई कहते हैं एक ही बारी किया, चाहे एक बारी किया 15 बारी किया, उससे क्या लेना देना है। खैर दूसरी बारी जब आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, हराया, उसकी आंखें निकाल ली, उसकी बीवी को रेप किया, रेप के सड़क के 15 आदमी से रेप करवा दिया। तो उसने, पृथ्वीराज चौहान ने जब उसको हराया तो जाने क्यों दिया उसको, माफ क्यों किया उसको, मूछ की शान से, मूछ की शान से। बड़ा आदमी क्षमा करता है, बड़ा आदमी, और बेवकूफ भी क्षमा करता है, बेवकूफ। अरे वो तुम्हारे यहाँ पर देश में आया था क्या, गले मिलने के लिए, माता की पूजा करने के लिए? अरे तुम्हारी माँ को उखाड़ने के लिए यहाँ से, सबको यहाँ पर, बीवी बच्चों को सबको यहाँ पर रेप करने के लिए आया था, तुम्हारा देश करने के लिए आया था तुम्हारी को। तो ऐसे में माफ क्यों करते हो आप? सर हमारे को अपने ग्रंथों से हमने सीखा कुछ नहीं, और जो हमारी शिक्षा आज दे रहे हैं ना टीचर, और जो कथा वथा करते हैं, जो सोफ और टीचर को आप नुकसान कर दो, गाल लगे आगे कर दो, अरे पागल है ये, कौन सी अकल की बात है? आपका देश गुलाम हो गया 1000 साल से, स्टूपिड। Okay, so sorry to interrupt you. चलिए भाई, बहुत लंबा हो गया। Thank you. It was great time. Thank you so much. Yeah. Okay, thank So you. I'd like to thank Khera Saab for all the advice, and more than the advice, even the passion that you bring, your belief system. It's been really uplifting for all the students, and we hope that we'll have another opportunity for a much deeper interaction in the same way, sir. थैंक यू सर, Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दिया। पुष्पेन जी।